सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली's worksheet number 72 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science economics and we will learn and understand and revise the chapter sectors of economy in this worksheet. We'll also discuss one marker question answers from this lesson. तो आज की इस वर्कशीट में हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में से जो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा जो 3 और 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज टर्शरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, यानी टर्शरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं? सिंस दीज एक्टिविटीज प्रोवाइड सर्विसेज रादर देन गुड्स, दैट इज़ वाई द टर्शरी सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, क्योंकि इसमें गुड्स के स्थान पर, गुड्स के प्लेस पर आप देखिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सर्विसेज ही प्रोड्यूस की जाती हैं। जैसे आप देखिए मोबाइल सर्विस हो गई या फिर आपकी पोस्टल सर्विस हो गई, बैंकिंग सर्विस हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सर्विस हैं और ये टर्शरी सेक्टर है, इसलिए हम इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं क्योंकि इसमें सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। Now the second question is what are the main objectives of the public sector? तो देखिए to provide basic facilities to all their countrymen with the purpose of social welfare, यानी कहने का मतलब है कंट्री में रहने वाले सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मेन पर्पस है सोशल वेलफेयर करना। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर? इस तो प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, यानी एक पर्टिकुलर सीजन के लिए वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, उनको अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, यानी साल के कुछ ही दिनों उनको काम मिलता है और कुछ ही महीनों में उनको काम नहीं मिलता है। इट इज़ कॉल्ड एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और इसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ फार्मर्स प्लाउइंग लैंड ओनली फॉर रबी सीजन देन दे बिकम अनएम्प्लॉयड फॉर द रेस्ट ऑफ द सीज़न। तो देखिए अगर वो केवल रबी वाली फसलों को ही उगाते हैं तो उस सीज़न में तो उनके पास काम है, लेकिन बाकी पूरे महीने में, पूरे साल में वो जो है अनएम्प्लॉयड होंगे। इसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डज गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, यानी सरकार जो है फार्मर्स और कंज्यूमर दोनों की कैसे हेल्प करती है? द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट फिक्स प्राइस। तो देखिए जो गवर्नमेंट होती है वो एक फिक्स प्राइस पर किसानों से गेहूँ और चावल ले लेती है। देन गवर्नमेंट स्टोर्स in its godowns and sells at a lower price to consumers through ration shops। तो गवर्नमेंट क्या करती है? रेशन शॉप्स के थ्रू इस सारे जो भी उनसे उन्होंने अनाज खरीदा है इसको बहुत कम दामों पर कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराती है। देन हेयर गवर्नमेंट हैज़ टू बियर मार्जिनल कॉस्ट, और इन सब के बीच में जो गवर्नमेंट होती है यानी जो इसका डिफरेंस है बस उसकी वो मार्जिनल कॉस्ट को बेयर करती है। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, और इस तरह से गवर्नमेंट फार्मर और कंज्यूमर दोनों को ही सपोर्ट करती है। देन 3 और 5 मार्कर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस होता है वो हमें समझाना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर सच एक्टिविटी विच गेट्स यू सम इनकम वाइल परफॉर्मिंग दैम, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको करने पर हमें इनकम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर इज़ अर्निंग बाय ट्रीटिंग हिज पेशेंट्स, यानी एक डॉक्टर की आमदनी जब वो अपने पेशेंट्स को देखता है तो उससे होती है, तो ये क्या हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ फ्रॉम विच डू नॉट गेन एनीथिंग अर्न यू एनी इनकम। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें करने में आपको कोई इनकम नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन फैमिली मेम्बर्स डजेंट अर्न एनी मनी। तो जब वही डॉक्टर अपने घर के मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को ट्रीट करता है तो उसके बदले उसको कोई पैसा नहीं मिलता। तो ये क्या हुई? नॉन
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें उसको कुछ इनकम हो रही है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें उसको कोई इनकम नहीं हो रही है। Now question number 2 is using examples from your area, compare and contrast activities and functions of private and public sector। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। पब्लिक सेक्टर में द मेन एम ऑफ दिस सेक्टर इज़ पब्लिक वेलफेयर। जैसे मैंने आपको समझाया था कि पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, मेन एम होता है लोगों का कल्याण करना। एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, मेन एम ऑफ दिस सेक्टर इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और इस सेक्टर का जो मेन एम होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। फिर पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। ये जो है सरकार के द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित होती है, यानी प्रबंध इसके कौन करता है, सरकार करता है, सरकार करती है सारा। फिर इसमें क्या होता है कि इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय एन इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। और आएगा यहाँ पर, तो देखिए ये जो प्राइवेट सेक्टर होता है या तो किसी एक व्यक्ति की चीज़ें होती हैं, जैसे कंपनी मान लीजिए, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है कि कुछ लोगों का समूह जो अगर कंपनी चलाता है तो ये तो वो कंपनी किसके द्वारा कंट्रोल होगी, उन्हीं के द्वारा कंट्रोल होगी। लेकिन पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है। थर्ड डिफरेंस इज नेसेसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। जो भी ज़रूरी सुविधाएं होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें ऑल द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये अभी अभी हमने समझा ही था कि इसमें भी क्या होता है कि जो भी नेसेसरी फैसिलिटीज़ होती हैं वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा दी जाती हैं। फिर फोर्थ इज़ एम्प्लॉयमेंट इज़ सिक्योर्ड। जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें एम्प्लॉयमेंट सिक्योर्ड होता है, और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर्ड। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट आपका सिक्योर नहीं होता। फिर फिफ्थ है फिक्स्ड वेजेस एंड इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड। इसमें क्या होता है कि आपका जो वेतन होता है वो फिक्स होता है, और जो भी ज़रूरी सुविधाएं होती हैं वो भी दी जाती हैं, सच एज़ मेडिकल क्लेम एंड सो ऑन। जैसे उसको चिकित्सा भत्ता मिलता है, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको पूरा पूरा पैसा मिलता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जनरली नाइदर फिक्स वेजेस नॉट द अदर इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड। और सामान्यतः इसमें क्या होता है कि कोई फिक्स वेज नहीं होता, कोई फिक्स वेतन नहीं होता, और ना ही कोई मुख्य जो प्रमुख महत्वपूर्ण जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो दी जाती हैं। आपने देखा है कभी किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी को फैसिलिटी मिलती है? नहीं मिलती। देन सिक्स्थ डिफरेंस इज पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, द सेक्टर प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड टू सिक्योरिटी टू द पीपल। फॉर एग्जाम्पल BSNL, पोस्ट ऑफिस एंड सो ऑन। तो देखिए जो पब्लिक सेक्टर होता है ये बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और खाना, है ना, लोगों को सुरक्षा देना। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, BSNL हो गया, MTNL हो गया और पोस्ट ऑफिस हो गया। ये सारे किसके हैं, ये सारे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है, द सेक्टर प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल। और ये क्या करते हैं, ये कंज्यूमर गुड्स पीपल को प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस एंड सो ऑन। और इसमें क्या होता है कि ये कंज्यूमर गुड्स देते हैं, वहाँ पर वो बेसिक फैसिलिटी देते हैं और यहाँ पर ये कंज्यूमर गुड्स देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यानी आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए बहुत आसान है, ये भी 5 मार्कर क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से समझिएगा। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, यानी काम करने के जो घंटे होते हैं वो निश्चित होते हैं। और अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स, यहाँ पर काम करने के कोई घंटे फिक्स नहीं होते, यानी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। कई जगह 10 घंटे की शिफ्ट होती है, कई जगह 12 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन ऑर्गेनाइज में फ़िक्स होती है। फिर ऑर्गेनाइज में फ़िक्स मिनिमम वेजेस होते हैं, यानी न्यूनतम वेतन तो मिलना ही मिलना है। और अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, लेस देन मिनिमम वेजेस फिक्स बाय गवर्नमेंट, यानी जितना गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है मिनिमम वेजेस उससे भी कम दिया जाता है। ऑर्गेनाइज में क्या होता है, सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी आपके एम्प्लॉयमेंट की सुरक्षा होती है, आपको निकाला नहीं जाता। और अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर्ड, यहाँ पर आपका रोज़गार सुरक्षित नहीं है। फिर ऑर्गेनाइज में क्या होता है, एन्जॉयबल वर्किंग कंडीशंस, यानी जो वर्किंग कंडीशन होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वर्किंग कंडीशन इज़ नॉट अप टू द मार्क, इसका मतलब यहाँ पर वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। फिर पांचवा डिफरेंस है अदर फैसिलिटीज़ सच एज मेडिकल, ग्रेचुटी, पेंशन फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड। इसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल भी मिलता है, ग्रेचुटी भी, पेंशन भी मिलती है। और अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, नो सच फैसिलिटी प्रोवाइडेड, इस तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 मनरेगा। तो देखिए अब आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 है उसको इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून बनाया है, कौन सा, श्रम कानून, राइट टू वर्क। इट इज़ कॉल्ड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नरेगा 2005। तो इसके प्रोविजंस क्या हैं, प्रोविजंस अंडर एस नरेगा आर, फर्स्ट है ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क हैव बिन गारंटेड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। तो देखिए वो सब लोग जो काम करने के लायक हैं और जिनको काम करने की ज़रूरत है, यानी काम करने में सक्षम भी हैं और उनको ज़रूरत भी है, तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को 100 दिनों के एम्प्लॉयमेंट की, एक साल के अंदर 100 दिनों के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है। सेकेंड इज़ इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। और अगर गवर्नमेंट इसमें फेल हो जाती है 15 दिनों में उनको एम्प्लॉयमेंट देने में, तो वो उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड कराएगी। देन थर्ड इज़ द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। तो देखिए इस एक्ट में किस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसे कामों को प्रेफरेंस दी जाती है जिससे कि भविष्य में ज़मीन से, उनके खेतों से प्रोडक्शन को और बढ़ावा मिले और वो बढ़ते चले जाएँ। Then fourth is it promotes decentralization of planning and empower panchayats to plan and execute them। तो देखिए ये किस चीज़ को बढ़ावा देती है, एक तो ये विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देती है और साथ में पंचायत को पावर देती है कि वो इस बारे में प्लान करे और उसको एग्जीक्यूट करे, क्योंकि अपने गांव के लोगों के बारे में तो उस गांव की पंचायत को ही पता होगा, तो इसलिए ये डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है ये एक्ट। और लास्ट इज़ 1/3 ऑफ द जॉब्स आर रिजर्व फॉर विमेन, और इनमें से 1/3 जो रोज़गार होंगे वो महिलाओं के लिए रिजर्व किए होंगे, आरक्षित किए जाएंगे। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो आपको बताना है कि भारत में विभिन्न प्रकार की बेरोजगारियां कौन सी हैं। तो देखिए अभी हम 4 प्रकार के बेरोजगारी के बारे में समझ रहे हैं। फर्स्ट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर अन आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए या तो अल्प बेरोजगारी कहते हैं या छिपी हुई बेरोजगारी भी हम बोलते हैं। क्या होती है, अ सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर एंगेज देन रिक्वायर्ड। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें, या ऐसा कोई काम जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हुए लगे हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन उतने लोगों की आवश्यकता नहीं होती, यानी जितनी आवश्यकता होती है उससे कहीं ज़्यादा लोग कार्य कर रहे होते हैं किसी काम में। सो इवन इफ़ यू टर्न पीपल आउट प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। और अगर आप उनमें से जो फालतू लोग हैं उनको हटा भी दें तब भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट इज़ कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी को ही हम अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। फिर सेकेंड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ पर्टिकुलर सीजन इट इज़ कॉल्ड एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए जब लोगों को पर्टिकुलरली किसी एक सीज़न के लिए काम मिलता है और बाकी सीज़न वो उनको कोई काम नहीं मिलता, पूरे ईयर कोई काम नहीं मिलता, तो इसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ फार्मर्स आर प्लाउइंग लैंड ओनली फॉर रबी सीजन देन दे बिकम अनएम्प्लॉयड फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। और देखिए अगर जैसे किसान लोग हैं वो केवल रबी सीज़न की ही क्रॉप्स को उगाते हैं तो तब तो उनके पास काम है, ठीक है। फिर इसके बाद तो वो पूरे ईयर उनको कोई काम ही नहीं है, उनके पास कोई है ही नहीं काम बचा। तो फिर इसके बाद है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी खुली बेरोजगारी। दिस इज़ अ सिचुएशन when the person does not have a job and is clearly visible as unemployed। और
ये वो सिचुएशन होती है कि जब उसके पास कोई कार्य नहीं है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है और वो हमें बेरोजगार नज़र भी आता है। तो दिस इज कॉल्ड विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी खुली बेरोजगारी। And now the last is educated unemployment. This type of unemployment happens when many youths with matriculation, graduation and post-graduation degrees are not able to find job. यानी ये इस प्रकार की बेरोजगारी है कि जिसमें क्या होता है, युवा लोग बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, उनके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, डिग्री है, लेकिन फिर भी उनको कोई जॉब नहीं मिल रही। तो इसको हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। Now the source based question 4 marks. Read the extracts and answer the following questions. आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन के आंसर करने हैं। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, and the sum of production in 3 sectors gives what is called the gross development product. ये गलत है, यहाँ पर आएगा gross domestic product, GOMESTIC, डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए क्या होता है कि तीनों सेक्टर्स में से जो फाइनल गुड्स होते हैं, यानी जो फिनिश गुड होता है और जो सेवाएं, उन्हीं के ही वैल्यू को ऐड किया जाता है एक पर्टिकुलर ईयर में, और ये हमें बताता है कि टोटल प्रोडक्शन तीनों सेक्टर का कितना है। और इन्हीं का ही जो सम होता है, इन तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्शन का जो सम होता है, वो कहलाता है GDP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। The problem of double counting arises when the production value of all the products is added to calculate in the national income, as raw material value is also added to it. तो देखिए क्या होता है, कई बार जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, जितने भी प्रोडक्शन में जो भी चीज़ें, सारे के सारे प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो इस चक्कर में कई बार जो रॉ मटेरियल होता है उसकी वैल्यू भी ऐड हो जाती है। इससे क्या होता है, डबल काउंटिंग हो जाती है और नेशनल इनकम सही फैक्ट्स हमें नहीं दे पाती। हैंस ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर द सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हमेशा जो फाइनल प्रोडक्ट है, चाहे उसमें कितनी चीज़ें क्यों ना लगी हो, कितना रॉ मटेरियल क्यों ना लगा, उसकी कॉस्ट नहीं ऐड करनी, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसी की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। The contribution of primary sector over the years has decreased, but still around half of workers are working in primary sector, mainly in agriculture. तो देखिए जो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र है, उसका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन अभी भी आधे, लगभग 50% वर्कर्स इसी प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। It means that there are more people in agriculture than इज़ नेसेसरी। इसका मतलब ये है कि अभी भी जितने लोगों की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इट इज़ अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग लगे हुए हैं ना, काम करते दिख रहे हैं, वो अल्प बेरोजगार हैं। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन, और इसको हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसके हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। सो the time for question answers. What do you understand by gross domestic product? So answer is the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. यानी हर सेक्टर की जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, जितने भी वो प्रोड्यूस हुए हर सेक्टर में, वो हमें जानकारी देते हैं कि उस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 3 sectors gives what is called the ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज GDP। तो देखिए तीनों सेक्टर्स का जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन, उनका सम वो कहलाता है GDP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ द क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स? डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स की प्रॉब्लम से आप क्या समझते हैं? द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग arise when the production value of all the products is added to calculate in national income, as raw material value is also added to it। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय हम जितना भी प्रोडक्ट्स हैं सारे, चाहे उसमें रॉ मटेरियल भी है, उसकी भी वैल्यू ऐड कर लेते हैं। इससे क्या होता है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हमेशा अराइज हो जाती है और नेशनल इनकम कभी भी सही फैक्ट प्रोवाइड नहीं कराती।
नाउ द सी क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर अनएम्प्लॉयमेंट? तो अ सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर एंगेज देन रिक्वायर्ड, यानी ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा लोग जब किसी कार्य में लगे हुए हों. सो इवन इफ़ यू टर्न पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट अफेक्टेड. और अगर आप उसमें से फालतू लोगों को हटा भी दें तब भी प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इट इज़ कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, और इसी को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, सजेस्ट एनी वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या उपाय दे सकते हैं. तो देखिए क्या उपाय हैं कि मोर इरिगेशन कैन बी प्रोवाइड टू ग्रो 2 और 3 क्रॉप्स इन अ ईयर. हम ज़्यादा से ज़्यादा, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के साधनों को प्रोवाइड कराए ताकि किसान जो है एक साल में 2 से 3 फसलें उगा पाए. तो इससे क्या होगा, सारे साल उसके पास काम रहेगा. या फिर टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग कैन रिड्यूस फार्मर्स अनएम्प्लॉयमेंट, या उसको टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाए जिससे कि उसकी बेरोजगारी खत्म हो पाए. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.